नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से जुड़ा हुआ है। इसी से उसकी आय उस पर निर्भर करती है और कृषि को अनिश्चितता और जोखिम से भरा व्यवसाय भी माना जाता है। तो ऐसे में कोशिश सभी की यही है कि कृषि के इस व्यवसाय को फायदे का सौदा बनाया जाए। इस दिशा में कई तकनीकें अपनाई जा रही हैं, कई नए उपाय शुरू किए गए हैं और कई योजनाओं का भी इसीलिए संचालन किया जा रहा है ताकि किसान भाइयों की आय को दोगुना किया जा सके। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर मित्रों चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपकी यानी किसान भाइयों की आय को कैसे दोगुना किया जाए, वो कौन से उपाय हैं, कौन सी तरकीबें हैं, कौन सी तकनीकें हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी। आप प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं और प्रमुख हैं जावरा कृषि विज्ञान केंद्र के। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और सर, हम चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले जो आज का हमारा विषय है कि भाई किसानों की आय को दोगुना कैसे करना है, तो सर शुरुआत होती है लागत से। क्या लागत कम करके भी किसान भाइयों की आय को दोगुना किया जा सकता है? जी, पहले तो नमस्कार जी आपको, और हमारे जो दर्शक किसान भाई जो देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आपने जैसे प्रश्न किया कि किस प्रकार से हम लागत कम करके और जी। आय को दोगुनी बढ़ा सकते हैं, तो हम आपको और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि खेती में लागत की कमी, इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि और साथ में जो कृषि क्षेत्र में विस्तार, कृषि में विविधीकरण, कटाई उपरांत हानि में कमी और साथ में विपणन की व्यवस्था, ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखें जी। तो निश्चित ही हमारी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि एक जो हमारे 2015-16 में मूल्य सूचकांक के आधार पर, जब उस समय 15-16 में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दोगुनी आय करने के लिए एक नारा दिया गया, बिल्कुल, तो उसमें जो है ये बात आई कि अगर खेती की लागत में हम कमी करते हैं तो कितनी आय बढ़ेगी। तो उसमें आया कि 15% तक जो है हम उससे आय बढ़ा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर उत्पादकता में हम वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके आधार पर कितनी आय बढ़ा सकते हैं, तो ये कि 30% तक हम उससे आय बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अब बात आई कि कृषि क्षेत्र में अगर हम विस्तार करें, जैसे एफपीओ कंपनियां, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना, तो ये सब करने के बाद कितना प्रतिशत बढ़ सकता है, तो उसमें 14% तक बढ़ सकता है जी। इसी तरह से आया कि भाई कृषि में विविधीकरण, जैसे किसान भाई हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल फसल को ही लगाते हैं, तो अगर उनमें कुछ बढ़ाते हैं और परिवर्तन वेरिएशन लाएं, विविधीकरण करें जी, तो उसमें करीब करीब जो है 20% तक आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर फसल की हमारी कटाई होती है तो हम देखते हैं कटाई उपरांत भी बहुत सारी नुकसान होता है, तो उसको अगर हम कमी करें उसमें नुकसान में, तो 6% तक हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। और बात अंतिम जो दौर की आती है कि ये सारे होने के बाद अंततः जो है उपभोक्ता सामान लेके मार्केट तक जाता है, तो जो मार्केट तक पहुंचता है और जो व्यापारी हैं जो पहुंचते हैं, हमारे किसान भाई पहुंचते हैं, तो उसको अगर हम व्यवस्थित कर दें तो 15% तक आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ये अगर सबको जोड़ लिया जाए तो ये लगभग ये 100% हो जाता है। 100% दोगुनी आय हमारी बिल्कुल बढ़ेगी। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे आपने कहा कि पहला पॉइंट लागत 15% आय से बढ़ाई जा सकती, कौन सी तरकीब है डॉक्टर साहब? जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या उपाय करें जिससे कि हमारी लागत कम हो। तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम खेती की शुरुआत करते हैं तो किसान भाई के पास जो समस्याएं आती है कि बीज की व्यवस्था, प्रथम उनके दिमाग में यही आता है कि बीज की व्यवस्था कैसे करें। तो अगर किसान स्वयं अपने यहाँ बीज का उत्पादन करे और उसको अच्छे से ग्रेडिंग करे, और ग्रेडिंग करके और उसमें जो है अपने पास बीज बना कर रखे, तो वो ज़्यादा खर्च करने से बच सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अधिकतम जो है खर्च उसका बीज को व्यवस्था करने में ही लग जाता है। इसके अलावा किसान भाई जब बीज व्यवस्था कर लेते हैं तो बीज का बात जब आती है कि कैसे हम उसको सुरक्षित रखें, तो उपचारित करके रखें। बीज उपचार जरूरी है। जी, बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम
अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं कि भविष्य में जो है वो सुरक्षित रहे, तो उसी प्रकार से हम बीज का भी टीकाकरण करते हैं। इसको हम बीजोपचार के माध्यम से करते हैं। तो किसान भाई, इसमें ये ध्यान देना है कि जब हम बीज उपचार करें तो उसमें फंजीसाइड हो यानी कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो और कल्चर वगैरह से ये उपचार करके हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मिट्टी परीक्षण भी शामिल है। मिट्टी परीक्षण भी करवा लें किसान भाई तो भाई कितना आपको कौन से उर्वरक देने नहीं देने हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा कि मिट्टी परीक्षण एक अत्यंत ही आवश्यक कदम है। जब हम खेती करते हैं तो हमारी मिट्टी का परीक्षण होना ही चाहिए और उससे ये हमें पता पड़ता है कि किस प्रकार से हम कौन से खाद का प्रयोग करें। जी जी, क्योंकि पोषक तत्व हमारे जो मिट्टी में पाए जाते हैं, किसान को पता नहीं होता है कि कौन से पोषक तत्व हमारे खेत में है और कौन से नहीं है। ये उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस श्रेणी में ये तमाम चीजें हैं या फिर उसमें और भी कुछ पॉइंट हैं? जी भैया, हमारे किसान भाई। हाँ, इस प्रकार से देखिए, जैसे उत्पादन हम बढ़ाने की जब बात करते हैं तो एक तो जरूरी है कि मृदा परीक्षण कराएं। अगर मृदा परीक्षण करा लेते हैं तो किसान भाइयों को उनको एक पत्रक स्वास्थ्य कार्ड मिलता है और जिसके आधार पर वो उसमें अनुशंसाएं आ जाती हैं कि आपके खेत में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, बोरान जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी भी पता पड़ जाता है। उनको भी मालूम हो जाता है कि इसमें किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा कम है। तो अगर हम इसके आधार पर अगर हम संतुलित मात्रा का प्रयोग करते हैं खेतों में तो निश्चित ही है कि हमारा बचत होगा। जी। और वो बचत ही हमारी आमदनी बढ़ाने में कामयाब होगा। ठीक। तो हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बताएंगे किसान भाइयों आपको कि कौन सी फसलें लगानी चाहिए आपको जिनसे आप और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी से आज चर्चा कर रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, कृषि क्षेत्र में विस्तार, ये भी आपने पॉइंट बताया था। तो कैसे विस्तार करें हमारे किसान भाई जो हैं कृषि के क्षेत्र का? जैसा कि दिपेश जी, मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को, कि कृषि क्षेत्र का जो विस्तार है अभी भारत सरकार के द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर
ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है ना, हाँ। एफपीओ के गठन की चर्चा की जा रही हाँ, है। बिल्कुल। तो उसके माध्यम से किसान भाई संगठित होकर और अधिकतम उसमें सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। उनका मूल्य भी उसमें अच्छा मिलना है और उसमें किसान भाई ऑर्गेनाइज्ड होके सामान को, अपने उत्पाद को उच्च दामों में बेच सकते हैं। तो वो एक उनकी आमदनी का अच्छा स्रोत होगा। अच्छा। तो एफपीओ के लिए सरकार भी 15 लाख रुपए एक एफपीओ को गठन के लिए दे रही है। उसमें कम से कम 300 किसान होना, सदस्य होना जरूरी है। ठीक है। अगर उनको यह चीज़ें उसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित ही है कि उनको उच्च मूल्य उससे प्राप्त होगा। क्योंकि अगर किसान असंगठित होके एक किसान, दो किसान मार्केट में जाता है तो उसके ट्रैक्टर का खर्चा और मजदूर का खर्चा ये सब बढ़ता है। अगर एफपीओ में वो एक ही जगह सारे किसान, 300 किसानों का अगर उत्पाद वहाँ पहुँचता है जी, जी। तो वो एक बड़े लेवल पर एक साथ जो है मार्केट में जा सकता है। या अब तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक ई मंडी हो चुका है। जी, जी, जी। तो उसके माध्यम से हम एक राज्य से दूसरे राज्य को भी सामान भेज सकते हैं जहां पर उनको अधिकतम मूल्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो विविधीकरण है खेती किसानी का या परंपरागत तरीकों में ऐसे कौन से बदलाव करें हमारे किसान भाई, जिनसे जो आज हमारे हम देखते कई बार जो सफल किसानों की जो हम कहानी दिखाते हैं कि भाई इन्होंने ये बदलाव किया था, उससे उनको इतना साल भर में इतनी आय उनकी बढ़ गई। तो ये थोड़े से आप पॉइंट्स बताएं मैं किसान भाइयों का उपाय कि भाई ये फसल विविधीकरण वो कैसे करें। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। किसान भाई हमेशा से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। जैसे रबी में गेहूं लगा लिया, चना लगा लिया, खरीफ में सोयाबीन लगा लिया या धान लगा लिया। तो अब इसमें हमें किसान भाइयों को चाहिए कि इसका विस्तार करें। केवल इन्हीं दो चीज़ों पर जो हमारी पारंपरिक खेती हो रही है, इसके अलावा हम कुछ अपने खेती में जोड़ें। जोड़ने के लिए ज़रूरत ये है कि ये देखना होगा कि किससे हमारा इनकम बढ़ सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि स्वीट कॉर्न है या जो हमारी मक्का है, अभी खरीफ में जो उगाई जाती है, बहुत सारे जो है उसमें उनको हम बहुत किसानों को देखते हैं कि वो भुट्टे के रूप में उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो उससे उनको अच्छी आमदनी आ जाती है। कई ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिनको उससे अच्छा आमदनी प्राप्त होता है। और कौन-कौन सी? तो इसके अलावा तुलसी है, अच्छा, अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक औषधीय फसल है, तुलसी औषधीय फसल है। इनके मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर देखें तो मध्य प्रदेश में नीमच की मंडी है, वहाँ पर अश्वगंधा की जड़ें, तना और पत्तियाँ ये सारे बिक जाते हैं। अच्छा, अच्छा। और मिनिमम आप 50,000 रुपये क्विंटल जो है उनकी जड़ें बिकती हैं। अच्छा। जो दवाओं के बनाने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से उनको किसान भाई अपने खेती में जोड़ें तो उनका इनकम बढ़ेगा। साथ में अगर देखें तो वो मशरूम उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, तो इनको भी अगर वो साथ साथ में जोड़ लें तो काफ़ी अच्छा उनका उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाई अंतर्वर्ती फसल करें, जिसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। जी। तो उससे भी क्या है कि अगर छोटे हमारे किसान हैं तो एक उनके छोटे खेत में दो फसलों का लाभ फसल एक साथ ले सकते हैं और दोनों को उनको मूल्य प्राप्त होगा। उनकी निगरानी किसी एक विशेष फसल पर होगी, मुख्य फसल पर। साथ में ये जी सर, चलते चलते ये और बताइए आपकी फसल कटाई के बाद किसान भाई क्या ध्यान रखें और मार्केटिंग कैसे करें, थोड़ा संक्षेप में। बिल्कुल, ये भी एक आज के समय में देखा जाए तो किसान भाइयों के लिए कि जब वो कटाई कर लेते हैं, कटाई के बाद बहुत सारा जो है देखा जाता है तो नुकसान होता है, अनाज का नुकसान होता है या सब्जियों का, फलों का नुकसान हो जाता है। जी। तो किसान भाई उसको बचाव के लिए कोशिश ये करें कि एक तो मशीनों द्वारा अपने कटाई का प्रबंध करें। आधुनिक आजकल मशीनें आ गई हैं जिससे उसके वो कटाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है उनके अनाज जो है नुकसान होने से बचते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेयर हाउस जहाँ पर भंडारण की सुविधा है वहाँ पर कंटेक्ट करके अपने सामान अनाज को अपने जो भी उत्पाद है उसको रखें। अच्छा। क्योंकि कई होता है कि जो भंडारण के समय में जो छोटे छोटे कीट हैं या देखा जाए तो आजकल
चूहे के द्वारा भी काफी जी, नुकसान जी, हो नुकसान हो जाता जाता है, है। जी। तो वो सबसे बचाव होगा, आप ठीक है। सुरक्षित उसको भंडारण के लिए रखें, वेयर हाउस में रखें, तो जी। उससे उसका नुकसान कम होगा। तो जितना आपका नुकसान कम होगा वो आपके आमदनी बढ़ेगी बढ़ाने उससे, में जाहिर सी बात है। जी। और इसके अलावा किसान भाई जैसे कई सरकारी योजनाएं, शासकीय योजनाएं, चाहे पीएम सम्मान निधि योजना हो या फिर फसल बीमा योजना हो या क्रेडिट कार्ड योजना हो, इनका भी फायदा उठाएं डॉक्टर साहब। हमें लगता है इससे भी वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी, तो चलिए किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने आज जो जानकारी आपको दी उसका आप जरूर फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो आप हमें पत्र के जरिए आप अपनी बात भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। तो अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और आइए नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। किसानों को कृषि तकनीकों से अवगत कराएं, मंत्री श्री पटेल। प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी जबलपुर में जायद में लगाएं मूंग, जायद मक्का की उन्नत किस्में, किसानों को मौसम विभाग की सलाह। और आइए अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। किसानों को कृषि तकनीकों से अवगत कराएं, मंत्री श्री पटेल। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से निरंतर अवगत कराया जाए, उन्हें उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कृषि मंत्री ने यह बात जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कृषि इकाइयों के भ्रमण के दौरान जबलपुर में कही। मंत्री श्री पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा चना, अलसी और विसिया चारा की 3 नई प्रजातियों के राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रत्येक विकासखंड में उन्नत फसलों की किस्मों का उत्पादन होना चाहिए। किसानों को उन्नत तकनीकों से अवगत कराना चाहिए, तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक करना चाहिए, जिससे कि किसान कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से भी मंत्री श्री पटेल ने सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कृषकों के अथक परिश्रम और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कृषि उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नए कृषि कानूनों से किसानों को नई सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से लाभान्वित होकर किसान वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरिंग और प्रोसेसिंग इत्यादि की यूनिट भी लगा सकेंगे। प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी जबलपुर में। मध्य प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास जारी हैं और इसके अंतर्गत किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में विगत दिनों जबलपुर में कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को बधाई दी और उन्होंने निर्देशित किया कि कृषि ओपीडी को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए ताकि किसानों की फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाना भी सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा कि इससे लाभान्वित होकर किसान फसल संबंधी बीमारियों का समय रहते बेहतर उपचार कर सकेंगे। जायद में लगाएं मूंग। गर्मी में मूंग की सबसे ज़्यादा खेती गेहूं की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में ही की जाती है, परंतु मूंग की बुआई में मार्च माह के बाद जैसे जैसे विलंब हो जाता है वैसे वैसे मूंग या उड़द की उपज में कमी आने लगती है और फसल की कटाई के समय वर्षा होने का भय बना रहता है। इसलिए 10 अप्रैल के बाद मूंग की बुआई करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि किसान भाई को गेहूं की फसल के बाद मूंग की खेती करनी है तो गेहूं की कटाई के 7 दिन पहले खेत की हल्की सिंचाई कर देना चाहिए और गेहूं की फसल काटते ही मूंग के लिए खेत तैयार कर बुआई कर देनी चाहिए। यह मिट्टी में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए खाद्य पदार्थों का काम करता है। जायद मक्का की उन्नत किस्में। इस समय आप आलू की खुदाई करने के बाद खेत खाली होने पर उसकी अच्छी तरह से जुताई गुड़ाई करने के बाद गर्मी वाले मक्का की बुआई अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल देर न करें। इस समय मक्का की हरे चारे के लिए गंगा 2, विजय और अफकीन टाल प्रजातियों में से किसी एक का चुनाव करें। दाने के लिए 0.4212 पूसा अगेती संकर मक्का 2 गंगा 11 प्रजातियों में से किसी एक का चुनाव करें।
खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पाटा लगाकर खरपतवार नाशक दवा एट्राजन 50% घुलनशील पाउडर की 800 ग्राम मात्रा को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करें। इससे खेतों में 40 दिनों तक कोई खरपतवार नहीं उगेगा। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि इस समय गेहूं की फसल में दानों का भराव हो रहा है। ऐसी अवस्था में पानी की कमी न होने दें। फसलों में दीमक एवं जड़ माहू की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी दवा 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से अंतिम सिंचाई पर दें। सब्जियों में सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इथोफेनफ्रॉक्स 10 ईसी दवा का 1 लीटर मात्रा 50 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए कृषि दर्शन।